गुड इवनिंग बच्चों। मुंह में अल्सर होने की वजह से मैं थोड़ा कम पढ़ा पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी बच्चों, बट कोशिश कर रहे हैं ना। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, है ना बच्चों। मैं एक चीज बता दूं आपको, किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो डेल पे डिपेंड करती है और साथ साथ एक फैक्टर पे और डिपेंड करती है जिसको कहते हैं क्लेशन। क्लेशन का मतलब होता है 5 और 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करना। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करना, जिसकी वजह से क्या मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है ना। इस इफेक्ट को कहते हैं, कौन सा इफेक्ट, क्लेशन इफेक्ट, है ना। अब मेरी बात समझो, इसका क्या कहने का मतलब है। अगर मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, एपीसीएन का होल 6 3 माइनस है ना, और एपी C2O4 का होल थ्राइस 3 माइनस। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे, अगर मैं ये पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर होगा स्ट्रेंथ नहीं देखी जाएगी, क्लेशन देखा जाएगा। जब स्टेबिलिटी की बात आती है, जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो क्लेशन की प्रायोरिटी स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड से ज्यादा होती है। ये बात आप लोग लिख लेना है ना, क्लेशन की प्रायोरिटी स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड से ज्यादा होती है। समझ गए, नहीं समझे। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं, डेल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के ना। जो डेल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के। जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा डेल होगा, जितना ज्यादा डेल होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल के, और डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्लेशन के। बेटा जब डेल को कंपेयर करते हैं तो क्लेशन का कोई रोल नहीं है। मान लो मैं यही क्वेश्चन पूछूं आपसे, एपीसीएम का होल 6 माइनस 3 और एपीसी2O4 का होल थ्राइस माइनस 3 है, किसका डेल ज्यादा है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं किसका डेल ज्यादा, डेल, तो डेल में क्लेशन का कोई रोल नहीं होता। डेल के अंदर क्लेशन का कोई रोल नहीं होता। जो डेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के। बट अगर आप कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां क्लेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ओवर द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। मेरी बात समझिए, डेल के केस में क्लेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो उस पर मेजर फर्क जो पड़ता है वो क्लेशन का पड़ता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं या फिर CFSE की बात करते हैं, CFSE का मतलब जानते हैं ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझे नहीं समझे, चलो फिर से चालू करते हैं। समझो मेरी बात को, समझना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स के केस में अगर आप स्टेबिलिटी को चेक करेंगे और स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, देखो डेल का क्या मतलब है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना। ये जो है ना, इस केस में जब आप डेल को कंपेयर करते हैं तो जो डेल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, है ना। इसमें
नो इफेक्ट ऑफ किलेशन है ना, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता किसका, किलेशन का। डेल के केस में कोई इफेक्ट नहीं होता, स्ट्रेंथ डेल जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे डिपेंड करता है, उसके केस में कोई किलेशन नहीं देखा जाता है। अगर मान लो मैं क्वेश्चन ये पूछ लूं FeCN का होल 6 - 3 और मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं FeC2O4 का होल थ्राइस -3, दोनों में से डेल किसका ज्यादा होगा? दोनों केसेस में मैटर सेम है, दोनों केसेस में आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, दोनों केसेस में लीगेंड में अंतर है, Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और C2O4 एक वीक फील्ड लीगेंड है। तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसका डेल ज्यादा होगा? तो किसका डेल ज्यादा होगा, बताओ किसका डेल ज्यादा होगा? जो डेल ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा इसका। डेल जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है मतलब डेल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के ना। इस केस में कोई इफेक्ट नहीं होता किलेशन का। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, आप नोट कर लो पहले। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप कर दो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो तब तक। ये मैंने जो ऑर्डर कंपेयर किया है ये मैंने डेल का किया है, डेल का है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कंपेयर किया है। और अगर मैं रफ कर दूं, अगर मैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को चेक करूं तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है डेल पर एज वेल एज किलेशन पर। किलेशन कहां लगता है? पॉलीडेंटेड लिगेंड में लगता है। किलेशन कहां लगता है? पॉलीडेंटेड लिगेंड में लगता है। समझ गए? किलेशन कहां लगता है? पॉलीडेंटेड लिगेंड। किलेशन का मतलब है 5 और 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करना। मतलब अगर आपके पास एक दिक्कत आ जाए कि अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड में, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में और किलेशन में किसी एक को वैल्यू देनी हो तो किसको देंगे आप? तो आप वैल्यू देंगे किलेशन को। कब? जब वो आपसे क्या पूछे, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पूछे। जैसे क्वेश्चन समझो आप, क्वेश्चन ये है FeCl का होल 6 3 माइनस और FeC2O4 का होल थ्राइस 3 माइनस। दोनों केसेस में कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है? कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है? कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है? तो मैंने क्या बोला, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि इसके केस में दिस इज अ बाइडेंटेड लिगेंड है ना, और वो ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? ये रिंग की फॉर्मेशन करेगा। और अगर ये रिंग की फॉर्मेशन करेगा, कितने मेंबर? 5 और 6 मेंबर, तो इसके कारण इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर आपके पास स्टेबिलिटी चेक करते वक्त
अगर आपके पास स्टेबिलिटी चेक करते वक्त स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देना हो और किलेशन को प्रायोरिटी देना हो तो किसको प्रायोरिटी देंगे? किलेशन को प्रायोरिटी देंगे। नोट कर लो, ये मैंने समझा दिया। आप यहां पर एक चीज और लिख लेना, CFSE है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ना। क्या लिख लोगे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ना। ठीक है, आगे चल रहे हैं, नोट करो। नोट किया? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा कुछ आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में लिगेंड को, सेंट्रल मेटल एटम को सॉल्वेंट भी सराउंड कर लेता है। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में जाएं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी किसकी तरफ भागना चाह रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। तो जो लिगेंड है उसे कॉम्पिटिट करना पड़ता है किसके साथ? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ। अगर मैं बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन, जब हम एक्वस सॉल्यूशन में किसी सेंट्रल मेटल एटम के आयन को लेते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम को लेते हैं तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुनो, जब आप एक्वस सॉल्यूशन में लोगे तो सेंट्रल मेटल एटम को कौन सराउंड करने की कोशिश करेगा? सॉल्वेंट, और साथ में लिगेंड भी। तो दोनों के बीच में क्या चलता है? कंपटीशन चलता है। उसी चीज को हम लोग यहां समझाने जा रहे हैं। किससे? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग दो कांस्टेंट से समझाते हैं। एक कांस्टेंट को कहते हैं बीटा, सही है, और एक कांस्टेंट को कहते हैं KIN। बीटा इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर इसको एक और भी कांस्टेंट बोला जाता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट। और KINS को कहते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में चेक करना चाहता हूं तो मुझे दो कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, एक बीटा और KINS, है ना, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना। ये दोनों कांस्टेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बीटा 4 कहते हैं इसे, वैसे बीटा 4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KINS। पहला तो एक रिलेशन लिख लो, बीटा 4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KINS, है ना। बीटा 4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KINS, है ना। अब जरा मेरी बात समझो, मैं केस लेके समझाता हूं। यहां से क्या मतलब, जितना ये फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर जितना ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितना ये डिसोसिएशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगी। मैं कहां की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं? एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को चेक करना चाहता हूं तो मुझे दो कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक को कहते हैं बीटा, एक को कहते हैं KINS। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नोट कर लो। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में चेक करना चाहते हैं
तो आपको दो कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। एक कांस्टेंट को आप बीटा कहते हैं, एक को KINS कहते हैं, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। एक को स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, उतना कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी आपका सॉल्यूशन में। और जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, जितना इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा, उतना कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम होगी आपका सॉल्यूशन में। समझ गए? अब बात आती है, अब जो बात आ रही है वो आ रही है कि एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया m प्लस 4l ml4, इसका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है β4। ये ओवरऑल है, तो β4 आप कैसे लिख लोगे? याद है आपको इक्विलिब्रियम में β4 आप कैसे लिखोगे? बोलो, ml4 अपॉन m की पावर 1 l की पावर 4, ऐसे लिखोगे। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम स्टेप वाइज बना रहे हैं, m प्लस l ml। अब मैंने लिखा ये k1 है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज। ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना। फिर ml, फिर l, ये बन गया ml2, फिर ml2, फिर l, ये बन गया ml3। इस केस में स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्टेप वाइज k2, इस केस में k3। ml3 प्लस l ml4, स्टेबिलिटी कांस्टेंट k4। ठीक है बेटा? आपको मालूम है जब आप रिएक्शन को ऐड करते हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। अगर आप इन रिएक्शंस को ऐड करोगे तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई। आप ऐड करो, ml3 कैंसिल, ml2 कैंसिल, ml कैंसिल, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? m प्लस 4l बराबर ml4 निकल के आएगा। और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट β4, जो β4 की वैल्यू होगी वो k1 इंटू k2 इंटू k3 इंटू k4 के बराबर होगी। समझो, जब आप किसी रिएक्शन को ऐड करते हो इक्विलिब्रियम में, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब आप रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बोलो, β4 ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। सही है? ये k1 k2 k3 क्या है? स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, तो आप किसके थ्रू चेक कर सकते हैं? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, तो आप उसे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से चेक कर सकते हैं। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? β4। और स्टेप वाइज कांस्टेंट क्या है? अच्छा, क्या रिलेशन है? β4 बराबर k1 इंटू k2 इंटू k3 इंटू k4। अच्छा, मुझे बताना, लॉग में भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं, नोट कर लिया? और लॉग में भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं, लॉग में भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं। लॉग में क्या रिलेशन निकालेंगे? लॉग में रिलेशन निकालेंगे β4 इज इक्वल्स टू k1 इंटू k2 इंटू k3 इंटू k4, टेकिंग log on बोथ साइड।
तो ये रिलेशन बन जाएगा log बीटा 4 बराबर log k1 प्लस log k2 प्लस log k3 प्लस log k4। ठीक है। अब अगर मान लो मैं किसी कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करूं तो उसके लिए जो कांस्टेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा के इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या होगा जरा बताओ? वो होगा m की पावर 1 l की पावर 4 अपॉन ml4 होगा। तो जरा मुझे बताओ क्या बीटा 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना के इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना? तो क्या रिलेशन आ गया? रिलेशन ये है बीटा 4 अगर आपको निकालना है तो 1 अपॉन आप के आई एन एस निकाल लो। ये कहानी है, ये कहानी है स्टेबिलिटी की, समझ गए? ये कहानी है स्टेबिलिटी की, समझ गए? चलो आगे चल रहे, नोट कर लिया? तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है वो बताता हूं आपको। मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया है? मैंने आपको ये पढ़ाया कि अगर आप मान लो किसी का डेल कंपेयर करते हो, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर कंपेयर करते हो तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखा जाता है, किलेशन नहीं देखा जाता। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखा जाता है, किलेशन हैविंग नो इफेक्ट, किलेशन नहीं देखा जाता। जब आप क्या चेक करते हो? किलेशन का कोई रोल नहीं है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अंदर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अंदर एनर्जी के अंदर आप स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड देखते हो, बट जब आप कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक करते हो या फिर आप CFSE चेक करते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो उसके अंदर मेजर रोल किलेशन का है एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के कंपैरिजन में किसको ज्यादा प्रायोरिटी होती है? किलेशन को ज्यादा प्रायोरिटी होती है, किलेशन को ज्यादा प्रायोरिटी होती है ओवर द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बेसिस ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के कंपैरिजन में किलेशन को ज्यादा प्रायोरिटी होती है। किलेशन क्या बढ़ाता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या आ जाए, FeCN का होल 6 3 माइनस है और FeC2O4, C2O4 जानते हैं ना बाइलेटरल लिगेंड है ना, 3 माइनस। दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? ड्यू टू किलेशन। और अगर मान लो, ये तो आंसर हो गया, अगर मैंने ये पूछा होता डेल किसका ज्यादा है तो आंसर होता FeCN का। बेटा किलेशन का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किलेशन का फर्क स्टेबिलिटी पे पड़ता है। अब आप चेक करो, समझो, समझ के नहीं समझे? ये आप नोट कर लो, है? कर लिया? रफ कर दो। और अगर मान लो अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स की
स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, तो आपको दो कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा। एक बीटा 4 जिसको कहा जाता है स्टेबिलिटी, बीटा 4 ना कहकर बीटा का स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर एक और कांस्टेंट बोला जाता है के फॉर्मेशन कांस्टेंट। और एक और कांस्टेंट होता है जिसको कहते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर एक और कांस्टेंट कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको मैं बता दूं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट में जो रिलेशन है वो इनवर्सली का है, ये रिलेशन है। अगर मैं आपको ये कांस्टेंट दे दूं और दूसरा निकालने को बोलूं तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, ये रिलेशन है बीटा इज इक्वल टू। हाँ, अगर इसी बीटा को मैं स्टेप वाइज कांस्टेंट के टर्म्स में निकालूं तो ये रिलेशन आता है। अगर मैं 4 स्टेप में वो फॉर्मेशन हो रही है तो अगर मैं इसको निकालूं तो ये रिलेशन आता है, तब हम लोग लिख देते हैं बीटा 4, क्योंकि ये रिएक्शन 4 स्टेप में हो रही है। अब इसको लॉग के टर्म्स में लिख लो तो ये बन गया लॉग बीटा 4 इज इक्वल टू लॉग k1 प्लस लॉग k2 प्लस लॉग k3 प्लस लॉग k4। तो अगर तुम्हें किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में चेक करनी है तो जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की एक्वस सॉल्यूशन में, और जितना के INS होगा, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा, उतनी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में कम होगी। तो एक और टॉपिक हमारा हो गया है ना, नोट कर लो। हो गया बच्चों, थोड़ा छाले की वजह से कम पढ़ा पा रहा हूँ, पर धीरे धीरे वापसी करूंगा, है ना, आप टेंशन नहीं लो।